नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रत्याशा मिश्रा और एक बार फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। और इस बार मैं लेकर के आई हूं हिंदी लिटरेचर का ऑप्शनल पेपर यूपीपीसीएस मेंस के लिए, और इसके साथ ही अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। तो जिन लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ बेल आइकन बटन भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस टाइमली मिलती रहें। वीडियोस हमारी फ्री हैं, ये आप सबको पता है। और इसके साथ साथ अगर आपको पीडीएफ्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, तो उसके लिए आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप को इसमें दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो और बाकी और इससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई हैं। और चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो विषय है वो है खड़ी बोली का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। हमने अवधि और ब्रज का पढ़ लिया है, खड़ी बोली का कर रहे हैं। ये हमारा पेपर 1 का पार्ट 1 है, और ये आज का जो लेक्चर है, ये मेरा चौथा लेक्चर है। तो जिन लोगों का छूट गया है उनके लिए लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वो वहाँ से देख करके इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम कि खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक विकास कैसे हुआ। देखिए, तो क्या है कि भाषा का अपना एक विकास क्रम होता है और उसकी वही परंपरा होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम सभी जानते हैं, बेसिक चीज़ें हैं ये। तो संस्कृत, जैसे जो हिंदी का जो विकास हुआ वो हम जानते हैं, जो प्राप्त भाषाएं रही हमारी वो संस्कृत रही, संस्कृत से पाली बनी, पाली से प्राकृत, और प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, और अवहट से हिंदी। इसका पूरा वो हमने पढ़ लिया है इसके पहले के वीडियोज़ में। ठीक है, विकास क्रम हमने अवहट तक पढ़ लिया, अब हम हिंदी का पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हमारा क्या है कि जो सबसे प्राचीन, जो सबसे आदि कवि, हमारे प्रथम कवि जो खड़ी बोली के काव्य भाषा के रूप में प्रयोग करने वाले आदिकाल के जो खड़ी बोली के सबसे प्रथम कवि पाए मिलते हैं, वो हमारे मिलते हैं अमीर खुसरो। ठीक है, और हिंदी भाषा का मध्यकाल अगर आप कहें तो उसकी सह भाषाओं के विकास का काल था। इस दौर में आप जान रहे हैं कि ब्रज का विकास हुआ, अवधी का विकास हुआ, राजस्थानी खड़ी बोली और दक्कनी हिंदी का बहुत ज़्यादा विकास हुआ, और इसके स्वरूप में बहुत ज़्यादा बहुत व्यापकता आई इसके स्वरूप में। तो मध्य युग में खड़ी बोली हिंदी के गद्य का जहाँ तक प्रश्न है, तो इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि मैथिली गद्य का प्रारंभ 14वीं सदी में हुआ। ज्योतिषर ठाकुर आपको याद होंगे, वर्ण रत्नाकर सबसे प्राचीन ग्रंथ। ठीक है, इसके बाद से फिर आप ब्रज भाषा का गद्य हमने लास्ट वीडियो में देखा है, मैं रिपीट कर देती हूँ ऐसे ही रैपिडली कि गोरखपंथी साधुओं की रचनाओं में ब्रज भाषा गद्य के नमूने मिलते हैं। ब्रज भाषा गद्य के सर्वप्रथम लेखक कहे जाने वाले थे हमारे गोरखनाथ। ठीक है, 16वीं सदी में ब्रज भाषा में वल्लभ संप्रदाय के आचार्य थे जो हमारे विट्ठलनाथ जी, उनकी श्रृंगारिक रस मंडल नामक ग्रंथ गद्य में लिखा गया। उसके बाद से गोकुल नाथ ने 284 वैष्णव की वार्ता लिखी, 252 वैष्णव की वार्ता ब्रज भाषा गद्य में लिखी। उसके बाद से फिर ब्रज भाषा में मौलिक गद्य लिखने वाले पहले हमारे लेखक महाराज विश्वनाथ सिंह थे, जिन्होंने आनंद रघुनंद गद्य में लिखा। दक्षिणी हिंदी गद्य को जो है उसके से आता है, तो वो श्रेष्ठ साहित्यिक स्वरूप मुल्ला वजही ने प्रदान किया। सबरस याद होगी आपको, दक्षिणी हिंदी का एक मतलब बहुत ही श्रेष्ठ उपलब्धि जो रही वो सबरस रही। और बाद में जाकर के इन्हीं की मुल्ला वजही की जो रचना शैली है, इसी से प्रभावित होकर इंशाअल्लाह खां जैसे जो परवर्ती हमारे गद्य लेखक थे उन पर इनका प्रभाव देखा गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ये मैंने पॉइंट वाइज आपको कुछ कुछ चीज़ें याद करा दी हैं। आप वापस जिनका कि छूट गया है या जिनको कि नहीं रिकॉल हो रहा है वो चीज़ें, वो लास्ट वीडियो फिर से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं। ये तो हमारा कुछ बेसिक था, मैंने शुरुआत कुछ हो गई। और अब हम देखते हैं कि खड़ी बोली हिंदी गद्य का श्री गणेश, ये जो होता है खड़ी बोली हिंदी गद्य का जो श्री गणेश हुआ वो गंग कवि के द्वारा होता है। छंद वर्णन की महिमा सबसे पहले 16वीं सदी में देखने को मिलती है ये। ठीक है, और जिसको कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल या ताराचंद ने भी माना है कि ये पहली गद्य रचना मानी जा सकती है। 18वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी गद्य की राम प्रसाद निरंजनी कृत भाषा योग वशिष्ठ, आप सबने नाम सुना होगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि अब तक की कृतियों में यह रचना सबसे परिष्कृत रूप में दिखलाई पड़ती है। कौन सी? भाषा योग वशिष्ठ। ठीक है, तो 18वीं सदी के पूर्व खड़ी बोली गद्य के स्वरूप की झलक जो है वो चंद छंद वर्णन की महिमा में मिलती है। तो भाषा योग वशिष्ठ में जो है गद्य के परिष्कृत रूप थोड़ा दिखाई देता है।
ठीक है। अब हम बात करें अगर 19वीं सदी की, तो 19वीं सदी के दौरान देखिए विकास जो है वो थोड़ा थोड़ा धीरे-धीरे करके ही साहित्य लिखा जाता है तभी होता है। तो उस दौरान बहुत ज़्यादा गद्य साहित्य, चूँकि ब्रज में ब्रज का जब तक था तब तक ब्रज भाषा का प्रयोग हो रहा था 16वीं के पहले तक, या 16वीं शताब्दी में भी, 17वीं शताब्दी में, 18वीं से हमारी खड़ी बोली हिंदी आती है। तो तब तक ब्रज भाषा का प्रयोग जो था, हमने लास्ट वीडियो जो हमने अंत किया है ब्रज भाषा का वो यहीं पे किया है कि ब्रज भाषा जो थी वो केवल काव्य की भाषा रह गई थी, और उसी दौरान हमारी खड़ी बोली हिंदी गद्य भाषा के रूप में निखरनी शुरू हो गई थी। वो वहीं से उसका बीजारोपण प्रारंभ हो गया था। ठीक है, तो खड़ी बोली हिंदी गद्य का श्री गणेश जो हो गया वो चंद छंद वर्णन की महिमा से हो गया, और ये आगे आकर के भाषा योग वशिष्ठ में उसका परिष्कृत रूप हमें देखने को मिला। तो अब हम बात करते हैं 19वीं सदी की। ठीक है, तो 19वीं सदी के दौरान जो खड़ी बोली हिंदी के विकास में चार पक्ष सबसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा करते हैं। उसमें पहला है ईसाई मिशनरियों का योगदान, दूसरा है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना और उनके अन्य शिक्षण संस्थाओं का योगदान। ठीक, तीसरा है धार्मिक पुनर्जागरण से जुड़ी संस्थाओं का योगदान, चौथा है हमारा भारतेंदु युग का योगदान। इसके बाद से फिर आ जाती है हमारी 20वीं शताब्दी। ठीक है, हम उस पर भी थोड़ी बहुत 20वीं 21वीं पे भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे, लेकिन यहाँ तक आते भारतेंदु युग के बाद से जब द्विवेदी युग आता है हमारा, वहाँ तक मैंने 1901 से लेकर के और 2000 तक का जो समय रहा उसमें खड़ी बोली हिंदी महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय में ही खड़ी बोली हिंदी उन्होंने ही उसका पूरा मानकीकरण करा दिया था। ठीक है, तो उस दौरान शुरुआती जो 2 दशक थे उस समय तक खड़ी बोली हिंदी एक साहित्यिक भाषा के रूप में हो चुकी थी, और तब तक कई सारी गद्य की कई सारी इनका बहुत सारे इनके भाग का भी विकास होने लगा था, कई रूपों में इनका विकास गद्य का होने लग गया था। आइए देखते हैं कि हुआ कैसे कि हुआ ये कि खड़ी बोली के इसमें विकास में आप अंग्रेजों के योग को कभी जो है इसको अस्वीकार नहीं कर सकता है कोई भी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में शासन सूत्र आने पर राज्य व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन के लिए उनके लिए अनिवार्य हो गया कि वो शासितों से संपर्क स्थापित करें। ठीक है, शासित मतलब जिन पर वो शासन कर रहे हैं वो उनसे संपर्क स्थापित किया जाए। तो इस संपर्क के लिए किसी न किसी भाषा के माध्यम की आवश्यकता थी। तो अंग्रेजों के सामने 3 प्रमुख भाषाएं थीं। ठीक है, जो सबसे पहली जो भाषा थी वो ये थी कि अंग्रेजी भाषा के द्वारा जो है वो संपर्क स्थापित करते, लेकिन अंग्रेजी भाषा जो थी वो माने सामान्य जनता उससे अपरिचित थी। दूसरी भाषा उनके सामने जो थी वो थी संस्कृत। ठीक है, संस्कृत के साथ साथ वो अरबी फारसी, क्योंकि उस वक्त मुगलों का शासन था तो अरबी फारसी बहुत बहुत ज़्यादा वो बोलचाल की भाषा में उसने अपना घर कर लिया था अरबी फारसी ने। तो संस्कृत के साथ साथ अगर वो काम कर सकते थे तो अरबी फारसी में कर सकते थे। ठीक है, तो संस्कृत जो थी वो उस समय के हिंदुओं के उच्च वर्ग की भाषा थी, वो केवल उच्च वर्ग जानते थे। उससे जन समुदाय जो मैक्सिमम जो ग्रामीण जनसंख्या थी जो वो उससे संस्कृत से अनजान थी, क्योंकि उनकी अपनी लोक भाषाएं प्रचलन में थी। अगली बात आती है अरबी फारसी की। तो इसका प्रयोग कचहरियों में होता था अरबी फारसी का, इससे शासक वर्ग परिचित था। ठीक है, लेकिन जनसाधारण में इसका कोई अधिक प्रचार प्रसार नहीं था। तो इन कारणों से कंपनी की जो भाषा नीति थी वो बहुत दिनों तक अस्थिर रही। स्वयं अंग्रेजों में भी इस नीति को लेकर के 2 पक्ष हो गए। ठीक है, पहला जो था एक और अंग्रेजी के समर्थक हो गए और उसके प्रचार प्रसार का जो बहुत ज़्यादा प्रयास करते रहे, और दूसरी ओर जो थे वो संस्कृत और लोक भाषाओं के समर्थक थे, और उसकी अनिवार्यता का अनुभव करते हुए उन्होंने प्रचार प्रसार पर उसके बल देते थे। ठीक, अब सन 1816 आता है फिर, और ये वो सन है जिसमें कि अंग्रेजी के समर्थक जो थे हमारे डेविड हेयर, उन्होंने राजा राम मोहन राय की सहायता से कलकत्ते में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की। 1830 ईस्वी में अलेक्जेंडर डफ ने कलकत्ते में ही एक कॉलेज की नींव डाली थी। फिर 1832 के आसपास आप कह सकते हैं कि कंपनी के जो अंग्रेज कर्मचारियों थे उन्होंने खुल करके अंग्रेजी का प्रचार प्रसार
करना शुरू कर दिया था। फिर 1834 में लॉर्ड मैकाले के आने पर अंग्रेजी का प्रचार प्रसार होने लगा। फिर 44 में हार्डिंग ने अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों को सरकारी नौकरियां देने की घोषणा कर दी। इस प्रकार 53 तक अंग्रेजी का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से होता रहा। ठीक है। दूसरी और जो देसी भाषाओं के समर्थक थे उनके प्रचार का कार्य भी उतनी ही तेजी से होता रहा उस समय पे। ठीक है। वारेन हेस्टिंग हमारे जो थे और डंकन, इन्होंने मिशनरियों के आग्रह पर क्या किया कि हिंदुओं और मुसलमानों को क्रमशः संस्कृत और फारसी, क्रमशः मैं इसलिए कह रही हूँ कि हिंदुओं के लिए संस्कृत और मुसलमानों के लिए फारसी में शिक्षा देने का प्रबंध किया। लेकिन इन भाषाओं का जनसाधारण से सीधा संबंध नहीं था। ठीक है ना। वो मैंने जैसे कि ऊपर मैंने बताया कि अंग्रेजी जो थी इससे सामान्य जनता परिचित नहीं थी, और जो अरबी फारसी थी इसमें संस्कृत जो थी वो उच्च भाषा की उच्च वर्ग की भाषा थी, और अरबी फारसी जो थी वो उससे भी हमारी जनसाधारण जो था वो हमारा उसमें उसका अधिक प्रचार प्रसार नहीं था और लोग बहुत कम जानते थे। ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि इनके स्थान पर फिर जो लोक भाषाएं थीं, ठीक है, उनको अनिवार्य इनको करना पड़ा, क्योंकि इन्हें लगा कि ना तो हमारी अंग्रेजी काम कर रही है, ना संस्कृत काम कर रही हो, और ना ही हमारी अरबी फारसी ही इतनी कन्वीनियंट है कि उसे हर व्यक्ति समझ सके और हमारी बातें उन तक बहुत आसानी से सरल शब्दों में पहुंच सके, और जिससे कि वो अपनेपन, देखिए भाषा क्या होती है ना, ये इससे अपनापन होता है और आदमी इससे जुड़ता है अधिक तेजी से, तो जिससे कि वो भारतीय जनमानस उनसे सीधा जुड़ सके। ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने लोक भाषाओं के प्रचलन को, उनको लगा कि ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है कि लोक भाषा का प्रचलन किया जाए। इसमें क्या हुआ कि सार्वजनिक शिक्षा समिति के अंतर्गत कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी 1817 में इसका गठन हुआ, और मिशनरियाँ जो थी हमारी ठीक है, उनका उसमें जो थी हमारी, इसमें आगरा स्कूल बुक सोसाइटी 1833, ये सब हिस्ट्री की चीज़ें हैं, इनको बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ये इसका वो होता है, गठन होता है। उसके बाद से अंग्रेजी ग्रंथों का लोक भाषा में अनुवाद शुरू हो गया। फिर 1837 में जब रेगुलेशन के अनुसार अदालतों से क्या हुआ कि फारसी को हटा करके लोक भाषाओं को स्थान दे दिया गया। 1834 में कंपनी का जो ध्यान था वो भी इस बात पे गया कि फारसी जो है वो व्यवहारिक नहीं है उतनी, और लोक भाषा ज़्यादा व्यवहारिक है। तो इस तरीके से आप बहुत संक्षेप में अगर भाषा नीति को समझें कंपनी की, तो वो ये थी कि अंग्रेजी के अधिक प्रचार करके उसे राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करना तो चाहती थी वो, लेकिन अदालतों में फारसी का प्रचलन, ठीक है, और दिल्ली दरबार में उसकी मान्यता के कारण जो है कंपनी को फारसी भी अपनानी पड़ी। अंग्रेजी तो उनकी मातृभाषा थी, उसके साथ साथ उन्हें फारसी अपनानी पड़ी। फारसी अव्यवहारिक थी, इसके कारण उन्हें लोक भाषाओं को प्रतिष्ठित करना पड़ा। ठीक है। लोक भाषा के जिस रूप को उन्होंने मान्यता दी वो मूलतः उन लोगों की भाषा थी जो उच्च वर्ग के थे, ठीक है, जिनका संबंध राज दरबारों से था, जो अरबी फारसी के ज्ञाता थे। इसका मतलब कि इस लोक भाषा में, जिसको ये लोक भाषा कह रहे थे, उसमें अरबी फारसी और संस्कृत के शब्द का समाहार था, उसमें वो मिले हुए थे। ठीक है। इसीलिए इसको हमारे भाषाविदों ने इसे सच्चे अर्थों में लोक भाषा नहीं माना। उन्होंने कहा कि ये सही लोक भाषा नहीं थी जिसको कि वो लोक भाषा का नाम दे रहे थे। आप ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने शब्दों के उच्चारण को लोक रंग देने का प्रयास किया। ठीक है। मतलब कि जो शब्द उन्होंने अरबी फारसी से उठाए उनको लोक भाषा में जिस तरीके से उच्चारण किया जाता है उस तरीके से उसको उच्चारण करके वो उसको उसमें समाहित करने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन लोगों की समझ में वो चीज़ें नहीं आई और वो उससे जनसाधारण जो था हमारा वो उससे असहज होने लगा। जनसाधारण में प्रचलित जो खड़ी बोली थी वो इससे भिन्न थी। उसमें अरबी फारसी के उन्हीं शब्दों को ग्रहण किया जाता था जो लोकमान्य थे। ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट। अब बात आती है कि जो खड़ी बोली जो थी उसी को आप हिंदवी या हिंदुई कहा गया इसे, और इसी को हम आधुनिक हिंदी के अर्थ में स्वीकार कर सकते हैं। ठीक। अगला जो है हमारा
अगला पॉइंट जो है वो हमारा वो है कि फोर्ट विलियम कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थाओं का योगदान। तो जो फोर्ट विलियम कॉलेज जो था वो हमारा, आपको पता है लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 में इसकी स्थापना कराई। उद्देश्य क्या था कि इनके जो आईसीएस के जो अधिकारी थे उनको हिंदी का ज्ञान कराना। आईसीएस मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज के जो अधिकारी थे उनको हिंदी का ज्ञान कराना। अब इसके लिए जॉन गिलक्राइस्ट को हिंदुस्तानी भाषा का अध्यापक बनाया गया। ठीक है, उसके बाद से फिर साथ ही साथ लल्लू लाल और सदल मिश्र ने भाका मुंशी के पद पर काम करते हुए इन्होंने प्रेम सागर लिखा और इन्होंने नासिकेतोपाख्यान ग्रंथ की रचना की। उस समय स्वतंत्र रूप से जो गद्य लेखक थे वो थे हमारे मुंशी सदासुख लाल और मुंशी इंशाअल्लाह खां। ठीक है, सदासुख लाल की रचना हमारी सुख सागर, आप जानते हैं इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी। ठीक है, इसके बाद से फिर प्रेम सागर और नासिकेतोपाख्यान ये जो लिखे गए हमारे, इनसे अलग गद्य का जो नमूना जो हमको देखने को मिलता है वो मिलता है हमें बैताल पचीसी और सिंहासन पचीसी। और इसकी जो भाषा थी उसको वो भाषा जो है रेखता कही गई। ठीक है, और इसी रेखता को जॉन गिलक्राइस्ट ने हिंदुस्तानी कहा है। और इस हिंदुस्तानी की मुख्य विशेषता यही थी कि बोलचाल के शब्दों में हिंदुस्तानीकरण का प्रयास इसमें किया गया था। मतलब जो अभी इसके पहले जो मैंने कहा कि उच्चारण में जो विदेशी शब्द थे हमारे उनको लोक भाषा में मिला करके उनका उच्चारण जो था वो देशी उच्चारण के आधार पर करके उन्हें भारतीय लोक भाषा में मिलाने का प्रयास जो किया जा रहा था उसी को कहा गया यहाँ पे हिंदुस्तानीकरण का प्रयास किया जा रहा था। इस तरीके से अगर आप देखें तो खड़ी बोली गद्य के जो प्रारंभिक लेखक थे इनकी भी भाषा बहुत अधिक परमार्जित और साहित्योपयोगी न होते हुए भी जो अगली पीढ़ी जो थी इसके लिए इन्होंने एक तरीके से पथ प्रदर्शक का काम किया। ठीक है, इसके बाद से जो हमारे कॉलेजेस जो इन्होंने स्थापित किए फोर्ट विलियम के अलावा, कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी, ठीक है, आगरा स्कूल बुक सोसाइटी और आगरा कॉलेज, इसमें इन्होंने हिंदी में पाठ्यक्रम रखे जिससे कि हिंदी भाषा के विकास को बहुत बल मिला। ठीक है, कलकत्ता स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी ने हिंदुस्तानी विभाग बाद में हिंदी विभाग के नाम से स्थापित हो गया। ये 1817 से 32 तक इसने समझ लीजिए कि लगभग 60 पुस्तकों का प्रकाशन किया जिसमें कि 1 दर्जन पुस्तकें हिंदी की थी। खड़ी बोली गद्य के विकास में आप देखें तो भारतेंदु के पहले जिन 4 गद्य लेखकों का योगदान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र और सदासुख लाल। इनका योगदान इसमें सबसे ज़्यादा प्रशंसनीय रहा। ठीक है, इंशाअल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी के द्वारा हिंदी साहित्य की नींव डाली तो सदल मिश्र ने खड़ी बोली को व्यवहारोपयोगी रूप से उसे और अधिक प्रौढ़ता प्रदान की। ठीक है, अच्छा, इनकी भाषाओं को अगर ध्यान में रखें तो इससे 2 बातें स्पष्ट होती हैं। पहली, ये अब तक की जो बातें हमने पढ़ी उसमें 2 बातें स्पष्ट आपको देखने को मिलेंगी भाषा से संबंधित, खड़ी बोली से संबंधित। पहली ये कि उस समय खड़ी बोली और हिंदुस्तानी में भेद था। ठीक है, खड़ी बोली जो थी वो जन सामान्य की भाषा थी, हिंदुस्तानी जो थी वो आपकी अरबी फारसी मिश्रित भाषा थी और ये उर्दू नहीं थी। लेकिन अरबी फारसी शब्दों से रहित खड़ी बोली का एक रूप फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना से पहले भी चला आ रहा था। ठीक है, तो जो हिंदुस्तानी थी वो लगभग उर्दू के समकक्ष थी और जो अरबी फारसी के बिना जो खड़ी बोली चल रही थी हमारी वो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के पहले से ही चली आ रही थी, जो कि हमारी मूल जनभाषा के तौर पर उस वक्त जानी जा रही थी। ठीक है, गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली की कुल 3 शैलियाँ निर्धारित की। पहला, दरबारी या फारसी शैली, हिंदुस्तानी शैली और हिंदवी शैली। ठीक है, तो ये जो हिंदुस्तानी शैली थी ये गिलक्राइस्ट की सबसे ज़्यादा प्रिय थी और इसी को वो उन्होंने द ग्रेट पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान कहा है। ये कोटेशन याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। गिलक्राइस्ट ने जो है वो हिंदी, उर्दू, रेखता और हिंदुस्तानी को समानार्थी माना है। ठीक है, हिंदी का अर्थ उनकी दृष्टि में हिंद की था। ठीक, हिंदी को वो कहते थे कि हिंद की है ये,
जो कि हिंदी हो गया, सॉरी हिंद, ये है आपका हिंद की, ठीक है, हिंद अलग और की अलग। वो ये मानते थे कि जो ये हिंदी शब्द है इसका अर्थ वो हिंद की से लगाते थे, ठीक है। हिंदवी को वो केवल हिंदुओं की भाषा मानते थे, ठीक। गिल क्राइस्ट ने अब वही है कि इसकी जो खड़ी बोली थी इसको इन्होंने तीन आधार इन्होंने इसके बताए, कुल तीन शैलियाँ निर्धारित की। पहला दरबारी या फारसी, दूसरा हिंदुस्तानी और तीसरा हिंदवी शैली, ठीक है। इसमें फारसी शैली जो थी वो सबके लिए माने बोधगम्य नहीं थी, सबके समझ में नहीं आती थी। हिंदवी को वो गंवारू समझते थे, हिंदुस्तानी शैली उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय थी और इसीलिए इन्होंने इसको द ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान का नाम दिया, ठीक है। अब समस्या कहाँ आई? समस्या ये हुई कि इन्होंने जो हिंदुस्तानी जो थी वो न तो इनके सिपाहियों के समझ में आती थी और न ही जनसाधारण को समझ में आती थी। इसके लिए क्या हुआ कि कॉलेज की जो फोर्ट विलियम कॉलेज जो था उसकी भाषा नीति जो थी उसका परिवर्तन अनिवार्य हो गया। फिर आते हमारे 1823 में विलियम प्राइस, याद होगा आपको, हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए, ठीक है। उनके समय में कॉलेज की भाषा नीति जो थी उसमें बहुत अंतर बाद में उन्होंने किया। उन्होंने हिंदुस्तानी की जगह पे हिंदी खड़ी बोली, जिसको कि आप आधुनिक अर्थ में लेते हैं। आप नाम याद रखिएगा कि विलियम प्राइस, ठीक है। विलियम प्राइस जो थे उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को वो लेकर के आए फोर्ट विलियम कॉलेज में, ठीक है। वो क्यों लेकर के, और यही उन्होंने जिस ये विलियम प्राइस ने जिस खड़ी बोली हिंदी को किया वही आधुनिक अर्थ में वही लीजिएगा, वही आधुनिक जो खड़ी बोली हिंदी है उसी को उन्होंने मान्यता दिलाई ना यहाँ पर। उनके समय में कॉलेज कैंसिल के जो मंत्री रडेल साहब थे उनके सरकारी मंत्री को उन्होंने एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने अपनी भाषा संबंधी जो नीति थी उसको उन्होंने बताते हुए उन्होंने ये बात कही कि फारसी और अरबी में घनिष्ठ, ये मैं इसलिए ये कोटेशन मैं आपको बता रही हूँ जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि हिंदवी और हिंदी का और खड़ी बोली का के बीच में अंतर क्या था कि उन्होंने कि बाद में आकर के उन्हें खड़ी बोली को ही मान्यता देनी पड़ी। उन्होंने वो लिखते हैं कि फारसी और अरबी के घनिष्ठ संबंध होने के कारण यह स्पष्ट है कि प्रत्येक विद्यार्थी कॉलेज में विद्याध्ययन की अवधि कम करने की दृष्टि से फारसी और हिंदुस्तानी भाषाएं ले लेते हैं। फारसी के साधारण ज्ञान से वे शीघ्र ही हिंदुस्तानी में आवश्यक दक्षता प्राप्त करने योग्य हो जाते हैं, किंतु भारत की कम से कम 3/4 जनता के लिए उनकी अरबी फारसी शब्दावली उतनी ही दुरूह सिद्ध होती है जितनी स्वयं उनके लिए संस्कृत, जो समस्त हिंदू बोलियों की जननी है। ये बात उन्होंने स्पष्ट रूप से कही कि जो फारसी और अरबी है इसका सिलेबस कम होता है क्योंकि उन्हें केवल समझने भर का पढ़ना होता है और इस वजह से वो ले तो लेते हैं कि कम पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो है ये क्या है कि ये लोगों की समझ में उतने अच्छे से नहीं आती है। तो अब अगर आप इसको बहुत संक्षेप में देखें तो आप पाएंगे कि 1800 से लेकर 1815 तक गिलक्राइस्ट द्वारा हिंदुस्तानी ही कॉलेज में मान्य थी। 1815 के बाद हिंदी जो थी वो अध्ययन की आवश्यकता पर बल दिया गया। फिर 1824 में कॉलेज का जो नई भाषा नीति आई, ठीक है। फिर विलियम प्राइस के जो विचार थे वो उनको मान्यता मिल गई। अधिकारियों ने हिंदी के महत्व को समझा और उसे कॉलेज के पाठ्यक्रम में स्थान दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि दिसंबर 1831, एक बार आप देख लीजिएगा, शायद ये दिसंबर 1831 का समय था जबकि प्राइस ने जो है क्या किया कि पद त्याग कर दिया और वो चले गए विलायत, ठीक है। फिर 1854 में ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज था इसको सरकारी आज्ञा पत्र के आधार पर इस कॉलेज को तोड़ दिया गया हमारा, ठीक। तो इस तरीके से जो फोर्ट विलियम कॉलेज था और उसके साथ जो अन्य कॉलेज थे इस तरीके से वो खड़ी बोली हिंदी के विकास में यहीं पर आकर के जो प्राइस थे उन्होंने इसको, विलियम प्राइस ने ही खड़ी बोली हिंदी के रूप में इसे स्थापित किया फोर्ट विलियम कॉलेज में और यहीं से इसकी जो है मान्यता और इसकी पहुंच हिंदी की ज़्यादातर लोगों के बीच में होने लगी और इसका महत्व बढ़ने लग गया। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो है धार्मिक पुनर्जागरण से जुड़ी संस्थाओं के योगदान पर, ठीक।
ठीक है। तो धार्मिक पुनर्जागरण से जो मुख्य संस्थाएं जो जिन्होंने हिंदी के लिए काम किया वो थी हमारी ब्रह्म समाज, आर्य समाज और कुछ थियोसॉफिकल सोसाइटी भी कुछ हद तक काम कर रही थी। तो इन लोगों ने खड़ी बोली के विकास में अपने अपने तरीके से सबने योगदान दिया है। तो जो राम मोहन राय थे, ये वेदांत सूत्र और पैम्फलेट आदि का इन्होंने हिंदी में ही प्रकाशन कराया। आर्य समाज में दयानंद सरस्वती जो थे, उन्होंने 1874 ईस्वी में सत्यप्रकाश द्वारा अपने विचारों को हिंदी गद्य में प्रस्तुत किया। हालांकि इनके पूर्व भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भाषा विषयक आदर्श अपनी रचनाओं के माध्यम से, आप कह सकते हैं, गद्य लेखकों के सम्मुख उपस्थित किया ये चीज़, इन बातों को। लेकिन संस्कृत की ओर अधिक झुकाव होने के कारण दयानंद जो है उस आदर्श पर नहीं चल सके जो कि भारतेंदु ने स्थापित किए थे। इनके गद्य में अब ब्रज भाषा के प्रयोग भी मिलते हैं और पंडिताऊपन भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो दयानंद जी के गद्य की एक बड़ी विशेषता यह है कि इसमें गहन विषयों की अभिव्यक्ति की क्षमता आ गई है, ठीक है। लेकिन तर्क शैली का प्रयोग स्थान स्थान पर मिलता है। ये सब नयापन था गद्य में। अब जो खड़ी बोली जो थी उसमें ये सारी जो विशेषताएं जो आपको इनमें देखने को मिलती हैं दयानंद सरस्वती में, ये सब कुछ नई विशेषताएं थी। व्यंग और कटाक्ष की प्रवृत्ति देखी जाती है, ठीक है। अभिव्यक्त की विस्तार की प्रवृत्ति मिलती है। हिंदी गद्य शैली के विकास में आर्य समाजी आंदोलन इस तरीके से इसके प्रभाव को निर्विवाद रूप से, आप कह सकते हैं कि इसको स्वीकार करते हुए डॉक्टर वार्ष्णेय लिखते हैं कि आर्य समाज तथा अन्य धार्मिक आंदोलनों के कारण हिंदी भाषा और गद्य शैली का विकास हुआ, यह निर्विवाद है। ऐसा वो उन्होंने स्पष्ट रूप से डॉक्टर वार्ष्णेय ने लिखा भी है। इसके बाद से अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की। थियोसॉफिकल सोसाइटी आप जान रहे हैं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट एक ऐसा नाम था जिसको कि सुनने के लिए लोगों की बहुत भीड़ जमा हुआ करती थी, और इन्होंने भारतीय संस्कृति और भारतीय आर्य परंपरा को लेकर के जो बातें कहीं, और उनको सुनने के लिए उस समय का जो दौर था वो ऐसा दौर था एक तरीके से कि जिसमें कि बहुत सारे धार्मिक आंदोलन और पुनर्जागरण के आंदोलन चल रहे थे। उसमें एक थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी स्थापना हुई थी। इन्होंने एनी बेसेंट ने अपने भाषण का जो माध्यम बनाया भाषा का, वो हिंदी को बनाया। यह भी वजह थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने, क्योंकि उनमें जो विदेश से आई हुई थी एनी बेसेंट, तो इससे भारतीय और अंग्रेज दोनों ही उनसे जुड़े हुए थे, क्योंकि जो उनके विचार का जो भूमि थी, कि जो आधार भूमि थी वो भारतीय थी, और चूँकि रहने वाली वो विदेश की थी, तो इस वजह से अंग्रेज और भारतीय जनमानस दोनों ही उनसे बहुत प्रभावित रहता था। और यही वजह है कि कांग्रेस में एक महत्वपूर्ण स्थान पर वो बनी रही हमेशा। तो उन्होंने अपने भाषण का जो माध्यम बनाया उसको हिंदी बनाया, और बहुत सारी पुस्तकों का अनुवाद भी हुआ उनका फिर बाद में हिंदी। इस वजह से इस तरीके से भी जो हिंदी थी वो एक नई शैली को पा रही थी अपने, और एक बहुत ही स्थिरता की ओर बढ़ रही थी गद्य के रूप में खड़ी बोली हिंदी, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आप देखें अगर तो नवीन चंद्र राय, केशव चंद्र सेन, श्रद्धाराम फुलोरी, ये लोग भी जो है हिंदी गद्य के लिए काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे थे, और इन्होंने भी बहुत ही सराहनीय योगदान दिया। अगला जो है हमारा वो आता है हमारा भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनका भारतेंदु मंडल भी है, ठीक है। तो खड़ी बोली हिंदी गद्य को विकसित करने या गद्य के स्वरूप निर्धारण करने और हिंदी गद्य के लेखन को एक नई दिशा देने में भारतेंदु और भारतेंदु मंडल के रचनाकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें। तो भारतेंदु आधुनिक हिंदी के जनक थे, ये आप मानते हैं कि वो आधुनिक हिंदी के जनक थे, और उन्होंने जो काम किए इसमें, उससे क्या हुआ कि हिंदी गद्य के क्षेत्र में एक कह सकते हैं कि आपकी युगांतर उपस्थित हुआ। और इनसे पूर्व अगर आप देखें थोड़ा सा तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे, लक्ष्मण सिंह थे, भारतेंदु मंडल के कुछ साहित्यकार थे। इन्होंने खड़ी बोली हिंदी गद्य के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजा शिव प्रसाद
प्रारंभ में ऐसी चलती ठेठ हिंदी के प्रबल समर्थक थे, जिनमें कि उन्होंने सर्वसाधारण में प्रचलित अरबी फारसी के शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो इसका समर्थन किया, और इसकी रचना वामा मनोरंजन की भाषा जो है उनकी वो ऐसी ही है, जिसमें कि उर्दू फारसी के शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रयोग मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखें तो भारतेंदु ने हिंदी गद्य को स्पष्ट करने के लिए 1883-84 में लगभग हिंदी भाषा नाम से एक छोटी सी पुस्तिका प्रकाशित की। ठीक है, हिंदी में एक और अपनी रचनाओं में तद्भव एवं देशज शब्दों और मुहावरों की प्रधानता रखी, तो दूसरी ओर विदेशी शब्दों को से भी कोई खास परहेज नहीं रखा। भाषा के आदर्श रूप प्रतिष्ठित करने पर भी भारतेंदु उनका पूर्ण परिमार्जन न कर सके। परिमार्जन आगे चलकर आचार्य द्विवेदी के हाथों संपन्न हुआ। ठीक, तो ये थे हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, अब भारतेंदु के बाद से अब इसमें आते हैं हमारे देवकीनंदन खत्री। ये समय था आपका 1891 ईस्वी का, जबकि आपका हिंदी जगत में देवकीनंदन खत्री का आगमन होता है, और वो लिखते हैं चंद्रकांता संतति जैसी पुस्तकें इन्होंने लिखी, और इसके माध्यम से उन्होंने दूसरी भाषाओं के लाखों पाठकों को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, और हिंदी कथा साहित्य में देवकीनंदन खत्री जो है एक शलाका पुरुष के रूप में देखे जाते हैं, जिन्होंने हिंदी भाषा के विकास की दिशा में एक बहुत बड़े पाठक वर्ग को हिंदी साहित्य से जोड़ा, और शायद उतना उनके युग के सारे उपन्यासकार मिलकर के भी नहीं कर पाए जो उन्होंने चंद्रकांता संतति और चंद्रकांता लिख करके किया। सिर्फ इस पुस्तक को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखा और हिंदी में अपनी रुचि दिखाई। ठीक है, और खड़ी बोली हिंदी गद्य को विकसित करने में अब आते हैं हमारी साहित्यिक संस्थाएं, इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। काशी नागरी प्रचारिणी सभा, आर्य भाषा पुस्तकालय और अदालत में हिंदी को स्थान, ये 3 महत्वपूर्ण इसमें टर्निंग पॉइंट्स रहे। ठीक है, 1893 में हमारी काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना होती है। ठीक है, और इसके साथ ही हिंदी गद्य के सुव्यवस्थित निर्माण के एक नए अध्याय का श्री गणेश होता है, और इसे हिंदी साहित्य संबंधी समीक्षात्मक, अन्वेषणात्मक, शोधपरक निबंधों का प्रकाशन बहुत आसान हो गया। ठीक है, हिंदी गद्य को एक नई दिशा मिली, और इस सभा ने हिंदी साहित्य के अध्ययन करने के लिए फिर इसी ने 1899 में आर्य भाषा पुस्तकालय की स्थापना की, और काशी नागरी प्रचारिणी के ही 3 वर्षों के अथक परिश्रम का ये परिणाम था कि 1900 में अदालत में हिंदी को स्थान दिया गया। ठीक है, ये हो गई हमारी 19वीं सदी और प्रेमचंद का युग, हरिश्चंद्र का युग। इसके बाद से फिर जो आता है हमारा, वो आती है हमारी 20वीं सदी, 1901 से 2000 तक की। ये समय जो था ये हिंदी भाषा के विकास और परिमार्जन का समय था। ठीक है, इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। ये पूरा समय उन्हीं का समय था। ठीक है, भाषा के शुरुआती का जो 2 दशक था हिंदी गद्य स्वरूप का, उसमें हिंदी का गद्य स्वरूप निश्चित हो गया। ठीक है, इनसे साहित्यिक रचनाएं भी पर्याप्त होने लगी, और हिंदी गद्य के परिमार्जन का कार्य जो शेष था वह महावीर प्रसाद द्विवेदी के आगमन के साथ पूरा हो गया। और सरस्वती पत्रिका के माध्यम से इन्होंने बहुत सारा काम हिंदी के विकास में किया। इन्होंने हिंदी भाषा को एक मानक रूप देने और उसको एक स्थायी भाषा बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की। इन्होंने क्या किया कि हिंदी भाषा के लिए इन्होंने कुछ मानक तय किए। ठीक है, और उसकी आधार पर उन्होंने सरस्वती पत्रिका जो निकाली, उसके संपादक के रूप में उन्होंने जितनी भी नई पुस्तकें आती थी उनके भीतर का व्याकरण और भाषा की अशुद्धियाँ दिखा कर लोगों को वो बहुत सावधान कर देते थे। ठीक है, और इन्होंने कहा कि भाषा की अस्थिरता की ओर लेखकों का ध्यान आकर्षित किया। जो इनका योगदान है वो देखते हैं। विराम चिन्हों और लेखों को पैराबद्ध करने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रांतः शब्दों के स्थान पर व्यापक प्रयोग वाले शब्दों का प्रयोग पर अधिक बल दिया।
अश्लीलता का विरोध किया, कहा कि साहित्य अश्लील नहीं होना चाहिए। हिंदी गद्य को सरल तथा कहानी कहने के ढंग में ढालकर एक निश्चित रूप देने की चेष्टा की। ठीक है। और सरस्वती के प्रकाशन से ने खड़ी बोली की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका इस तरीके से निभाई। इन सभी चीज़ों को उन्होंने सरस्वती में, अपने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से इन सभी बिंदुओं पर ध्यान दे करके जितनी भी कविताएं, रचनाएं या जो भी नई प्रकाशित होती थी, उनमें विशेष रूप से उनके व्याकरणिक उसको ध्यान में रख करके सबकी जो सामान्य त्रुटियां जो होती हैं उन पर सबका ध्यान उसकी ओर आकर्षित किया। ठीक है। गद्य को सरल और कहानी कहने के ढंग में एक निश्चित रूप देने की चेष्टा की। और हिंदी गद्य में जो कुछ भी एक रूपता आ सकी है उसका एक बहुत बड़ा श्रेय आप पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को दे सकते हैं। ये होते हुए भी द्विवेदी जी का जो हिंदी गद्य है वो बहुत निर्दोष नहीं है, उनमें भी त्रुटियां थी, कुछ बहुत सामान्य सी त्रुटियां हैं जिन पर कि लोग चर्चा करते हैं अक्सर, और मिल जाते हैं इस पर चर्चा करते हुए। तो ये हो गया आपका 20वीं सदी। ठीक है। और इस 20वीं सदी के साथ ही आपकी हिंदी जो थी खड़ी बोली के रूप में वो स्थापित हो चुकी थी। अनेक जो पत्र पत्रिकाएं आने लग गई थी। हिंदी का जो सबसे ज़्यादा प्रौढ़तम रूप जो देखने को मिलता है वो प्रेमचंद्र के समय में नजर आया, और इसको प्रौढ़ता प्रदान करने में अमर उपन्यासकार आप हैं, कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद, इनका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आगे चल करके खड़ी बोली हिंदी गद्य के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा, जैनेन्द्र कुमार निराला, भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा, अज्ञेय, इलाचंद जोशी, आप क्रमशः जैसे जैसे आगे काल में बढ़ते जाएंगे, गुलाब राय, राहुल सांकृत्यायन, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंदन पंत, रांगे राघव, प्रभाकर माचवे, यशपाल, नामवर सिंह, ऐसे बहुत सारे दिग्गज साहित्यकारों के नाम आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने कि इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया हिंदी में खड़ी बोली हिंदी के गद्य को एक नई ऊंचाई प्रदान करने में। 21वीं सदी तक आते आते हिंदी गद्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नवीन शैलियाँ विकसित हो गई, जिसमें कि कहानी आ गई, उपन्यास आ गए, संस्मरण लिखे जाने लगे, जीवनी लिखी जाने, रेखा चित्र, डायरी, रिपोर्टाज, ये सब 21वीं 20वीं के अंत में और 21वीं सदी के प्रारंभ में ये सारी विधाएं निरंतर अभी भी लिखी जा रही हैं और विकासशील हैं। और ये हो गया इस तरीके से आपका साहित्यिक भाषा के रूप में आपकी खड़ी बोली हिंदी स्थापित हो जाती है। ठीक है। तो आपकी ये खड़ी बोली हिंदी का जो मैंने पॉइंट वाइज नोट्स इस बार दिए हैं, इस बार मैंने थियोरेटिकल नोट्स नहीं दिए हैं क्योंकि बहुत बड़ा नोट्स हो जाता। तो जिसके अगर आपको नोट्स चाहिए तो जो हमारे पेड ग्रुप मेंबर्स हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं, वो कहेंगे तो उनको तो खैर प्रोवाइड कराया ही जाएगा नोट्स। जिनको चाहिए वो हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वो उसमें विस्तृत नोट्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे बहुत से नीडी आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनको कि बुक्स ईजिली अवेलेबल नहीं है। मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं अपने वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा तथ्यों से अवगत करा दूँ और कुछ सभी को ध्यान में रख करके मैं अपना वीडियो बनाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि हर वर्ग के लोग इसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकें और इस लिख सकें, मैंने कम मेहनत में ज़्यादा अच्छा लिख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें, समझ सकें। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी फोकस्ड एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।